हम विद्युत बल रेखाओं में दो स्थितियां देख चुके थे, और जैसे ही मैं तीसरी स्थिति पर आया तो वो अचानक से जो सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो को, उसमें जो है रिकॉर्डिंग डाउन हो गई, तो वो देखने लगा। इसलिए अब ये सेकंड पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। और ये समस्याएं आती रहेंगी। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी दोनों की है कि हम इस सफ़र को बहुत बेहतर बनाएं। मैं द्वारा रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ और आप इसे द्वारा पढ़कर बनाएंगे। तो देखिए, हम लोग इतना देख चुके थे कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। अब परिभाषा बनाने का वक्त था, तो मैं थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इतना। जैसे कि अगर प्लस क्यू है तो इसमें बाहर की ओर बल लगता है किसी भी टेस्टिंग चार्ज पर। माइनस क्यू है, अंदर की ओर लगेगा। प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो आपको पता है कि प्लस से बाहर की ओर जाती है रेखाएं, और माइनस से अंदर की ओर आती हैं। अब आप देखोगे ये प्लस से बाहर की ओर जा रही हैं और ये माइनस की वजह से अंदर की ओर आ रही हैं। तो प्लस से बाहर की ओर जा रही हैं, माइनस की वजह से अंदर की ओर आ रही हैं। तो यही हम तीसरे पे थे। अब हमें बस विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा बनानी है कि भाई इसकी परिभाषा क्या बन सकती है। तो अब आप देखिए, थोड़ा परिभाषा पर आते हैं कि इससे परिभाषा बनाएंगे कैसे हम लोग। आप बस मुझे इतना बताइए कि ये हो क्या रहा है। ये प्लस क्यों रखा है, ये इसका टेस्टिंग चार्ज रखा है, इसकी वजह से इस पर ये देखिए यहाँ ये फोर्स लग रहा है। अब आप थोड़ा देखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो फोर्स लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे थोड़ा परिभाषा बनाते हैं। कैसे, देखो, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है साहब। विद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी स्वतंत्र एकांक धन आवेश, देखो विद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी स्वतंत्र एकांक धन आवेश, ठीक है साहब, उस पर लगने वाला बल जिस दिशा में होता है वही रेखा विद्युत बल रेखा होती है। देखिए दोबारा सुनिए, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी एक स्वतंत्र धनावेश, विद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी एक स्वतंत्र धनावेश अपने बल की दिशा की ओर चला जाता है, और उस दिशा में बनी रेखा विद्युत बल रेखा है। विद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी धनावेश अपने बल की दिशा की ओर जाता है, उस दिशा से बनी रेखा विद्युत बल रेखा है। ठीक है साहब। अब देखिए, ये इसकी परिभाषा होगी। मैं इस परिभाषा को भी लिख दे रहा हूं और एक नई परिभाषा बनाऊंगा जो किताबों इत्यादि में दी गई है, वो आपको और अच्छी लगेगी। देखिए कैसे मैं कह रहा हूं सर कि विद्युत क्षेत्र में रखा कोई स्वतंत्र धनावेश बल की दिशा की ओर जाता है, इस दौरान बनी दिशा रेखा इस दौरान बनी दिशा रेखा वैद्युत बल रेखा है। ठीक है सर। अब अभी तक परिभाषा छोटी बनी है क्योंकि इन डायग्राम से बनी है, लेकिन आप देखोगे कि क्या वैद्युत बल रेखाएं सीधी ही होती हैं, तो भाई ऐसा कुछ है नहीं। ये थोड़ा हम आगे देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं सीधी होती हैं या नहीं होती हैं। थोड़ा इसका एक स्क्रीनशॉट आप मारिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं। मैंने माना कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र में जो किसी भी एकांक धन आवेश पर है, वो फोर्स जो है
ऐसे लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। तो इस तरीके से भी एक ये वैद्युत बल रेखा बन जाएगी, इस तरीके से भी एक वैद्युत बल रेखा बन जाएगी। वैद्युत बल रेखा है क्या? किसी एकांक धनावेश पर बल की दिशा, कोई भी एक एकांक धनावेश है उस पर बल की दिशा किस ओर है उस ओर ही वैद्युत बल रेखा जाती है। किसी स्वतंत्र एकांक धनावेश पर बल की दिशा के दौरान बनी रेखा ही विद्युत बल रेखा है। किसी स्वतंत्र एकांक धनावेश पर बल के दौरान बनी दिशा रेखा ही विद्युत बल रेखा है। देखिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की बल रेखा आपकी एक बनी, एफ जहां जहां मूव किया, क्यू वहां वहां मूव किया, और एक बल रेखा इस दौरान बनी। इसके लिए भी एक परिभाषा बनाई जाती है कि स्वतंत्र किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक निष्कोण वक्र, स्वतंत्र क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर रखा हुआ एक एकांक धनावेश, जिस पर रखा हुआ एक एकांक धनावेश उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप इतना समझ चुके होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि विद्युत बल रेखा क्या है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र निष्कोणीय वक्र जिस पर रखा हुआ एकांक धनावेश उस पर खींची गई स्पर्श रेखा से बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा से बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो एक प्रकार की ये भी विद्युत बल रेखा है। अगर आपको लिखनी है तो आप इसे लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से बोल रहा हूँ। देखिए किसी भी स्वतंत्र, किसी भी, आप देखिए लिखिए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक स्वतंत्र निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, खींचा गया स्वतंत्र निष्कोणीय काल्पनिक वक्र पर रखे हुए एकांक धनावेश पर रखे हुए एकांक धनावेश पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। खींची गई स्पर्श रेखा उसकी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस दौरान बना ये वक्र ही विद्युत बल रेखा वक्र है। ठीक है, मुझे लगता है वैद्युत बल रेखाएं आप पूरी तरीके से समझ चुके हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको और बता दे रहा हूं, उसके बाद वैद्युत बल रेखा वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। ये मैं लिख रहा हूं, एक प्लस क्यू से बाहर की ओर यह दिशा मार्ग बनाती है। दो, माइनस क्यू से अंदर की ओर दिशा मार्ग बनाती है। तीसरी, मैं चित्र बना के दिखा चुका हूं पहले, ये प्लस क्यू से शुरू होकर माइनस क्यू पर समाप्त हो जाती है। प्लस क्यू से शुरू होकर माइनस क्यू पर समाप्त हो जाती है। थोड़ा आप इन तीन को लिखिए, इसको हटा के भी चौथी लिखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथी, दो वैद्युत बल रेखाएं
एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि इस पॉइंट पर यदि आप वो धनावेश रख दोगे, वही टेस्टिंग चार्ज, तो इस धनावेश पर स्पर्श रेखा की दो दिशाएं दिखेंगी, यानी कि बल की दो दिशाएं दिखेंगी जो किसी भी स्थिति पर पॉसिबल नहीं है। एक बल की दिशा ये हो गई और एक बल की दिशा ये हो गई। इस पर बल की दो दिशाएं दिखेंगी जो किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है। बल की दो दिशाएं एक आवेश पर संभव नहीं है। ये आपको वैद्युत बल रेखाएं की मैंने परिभाषाएं दिखा दी हैं। कुछ आप खुद से बना सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाती है तो ये लचीली भी हो जाती हैं, तो ये डोरी की भांति लचीली भी होती हैं। अब आप कुछ खुद से बना लीजिएगा, इतनी तो बहुत पर्याप्त हैं। आप अगर क्वेश्चन आता है वैद्युत बल रेखा का, 1-2 नंबर का आएगा, 2 परिभाषाएं आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। लगता है ये हेडिंग फिर से गोल है। वैद्युत द्विध्रुव से पहले एक कॉन्सेप्ट आप और पढ़ लीजिए, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं। देखिए, मैंने बताया था कोई प्लस क्यू है, प्लस क्यू अपने चारों ओर एक क्षेत्र डेवलप करता है नहीं करता है, उससे हम वैद्युत क्षेत्र समझे थे। अब हम देखेंगे कि उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है। कैसे? आप समझ नहीं पा रहे हो, देखिए। ये कोई भी एक निकाय है, ये है प्लस क्यू जीरो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इससे ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। लेकिन ये Q1 मान लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट आया टेस्टिंग चार्ज Q0, ठीक है सर। तो इस Q0 पर मानी, अभी अपन लोग क्या बात कर रहे थे कि वैद्युत बल रेखा में एक कोई माफिया है, आप आई, आप टुटपुंजिया किस्म के गुंडे हैं, तो आपको उसने मार के भगा दिया। तो सवाल ये है कि ये जो माफिया किस्म का बंदा है, ये इस पर कितनी तीव्रता से बल लगा रहा है, वो तीव्रता निकालेंगे हम, वही होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा, इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा, उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। देखिए कैसे। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर प्रति इकाई लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E बराबर F/Q0। क्या है? समझाता हूँ। देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि सर ये कोई वो पॉइंट चार्ज है और इससे आप इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं कि ये आपका क्षेत्र है, तो लेकिन इस बंदे पर आप कितनी ताकत से दिखा पा रहे हैं अपना जलवा। तो ये आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्लस क्यू से Q0 पर कितनी क्षमता दिखाई जा सकती है। तो वही है कि इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्रति इकाई बल होगी, यानी कि एक यूनिट पर कितना बल लग रहा है, F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर प्रति इकाई लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी एक इकाई पर, एक यूनिट पर जो भी फोर्स लग रहा होगा, वो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ चुके होंगे आप।
अब आप यहां ध्यान से देखिए कि E बराबर F1 Q0 हो गया, इसका मात्रक हो गया न्यूटन, इसका मात्रक हो गया न्यूटन और कूलाम। देखिए मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो है F जो है एक सदिश राशि है, Q जो है एक अदिश राशि है, जिसकी वजह से E जो है वो भी एक सदिश राशि है। सवाल आपका होगा तो मास्टर बता काय रहे हो ये कि E सदिश राशि है और F सदिश राशि है, Q0 अदिश राशि है, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर E सदिश राशि है तो E की कोई ना कोई दिशा होगी। जब भी आप फोर्स लगाओगे वो किसी ना किसी दिशा में लगेगा, तो वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर या निरक्षी स्थिति पर पढ़ोगे तो वहां जो आपने अब तक रटा था वो रटना नहीं पड़ेगा आज, क्योंकि आप दिशा के बारे में समझोगे कि कोई भी फोर्स कैसे दिशा लगाता है। आइए देखते हैं। मान लो एक ये Q0 है, ठीक है, और ये है एक प्लस Q, तो इसकी वजह से ये आकर्षण बल लगाता है, सॉरी प्रतिकर्षण बल लगाता है, प्रतिकर्षण बल। तो इसमें जो F की दिशा है वो ये रहेगी, क्योंकि फोर्स आप देख रहे हो ना, धक्का मार रहा है, ये इसे धक्का मार रहा है, तो फोर्स की दिशा अगर ये है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी E होगी, उसी ओर होगी। मान लो ये माइनस Q है, ये टेस्टिंग चार्ज है, कौन सा बल लगेगा साहब? आकर्षण बल, आकर्षण बल लगेगा, यानी कि इस ओर को खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। बल की दिशा कौन सी होगी? इस ओर। ई की दिशा कहाँ होगी? इस ओर। इसलिए मैं बता रहा था कि ई एक सदिश राशि है और अपनी दिशाओं को ये इस तरीके से दिखाती है। आप ये समझ रहे होगे अब कि कहाँ कौन सी दिशा दिख रही है। आपने समझ लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और ये कहाँ कौन सी दिशा दिखाएगा। मैंने विद्युत क्षेत्र क्या है आपको बता दिया था कि कोई भी Q0 है, अपने आसपास जो क्षेत्र डेवलप कर रहा है वो विद्युत क्षेत्र है। बस इसे पुष्ट कैसे करोगे कि Q0 के क्षेत्र में आने वाला कोई भी आवेश अगर प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है तो साहब वो विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आपने निकाल ली। अब आते हैं हम जो ऊपर हेडिंग डली है विद्युत द्विध्रुव कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव दरअसल एक निकाय है। मानिए कि आप थोड़ा सोचिए, वैद्युत द्विध्रुव, दो ध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। इस निकाय में इसके एक ध्रुव पर ऋणावेश रखा होता है और एक ध्रुव पर धनावेश रखा होता है, यानी एक पर माइनस क्यू रखा होता है तो दूसरे पर प्लस क्यू रखा होता है। राइट है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय है, एक प्रकार का निकाय है। मैं सब कुछ बोल रहा हूँ ताकि बहुत सारी चीजें ना लिखनी पड़े। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, आपके पास बुक होगी, आप इसे बहुत अच्छे से देख सकते हो। कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी लो जो मैं बोल रहा हूँ, ये बेहद जरूरी है। इस वजह से ही आप फिजिक्स को गहराई से समझ पाओगे। विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक ध्रुव पे धनावेश होगा, एक पे ऋणावेश होगा, दो ध्रुव। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट,
क्या है ये चीज? मैंने बताया कि इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है। इसके बीच की दूरी होती है 2l। दरअसल आप बीच की दूरी कुछ भी ले सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 2l ले लो। लेकिन अभी इससे आपको दो डेरिवेशन सिखाए जाएंगे। एक डेरिवेशन होगा अच्छी स्थिति पर, एक होगा निरक्षी स्थिति पर। तो वहां कैलकुलेशन जो है वो इजी बनाई जा सके, इस वजह से हमने इसे 2l ले रखा है। अब आइए इसकी परिभाषा बनाते हैं। देखो इसकी परिभाषा क्या है। रिवर्स टेक्नोलॉजी से हमेशा ही परिभाषाएं बनाने की आदत रही है, जिससे आप याद कर सके। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2l। आपको सबसे पहले ये याद कर लेना है। Q जो कि कूलाम है, L जो कि मीटर है। तो इसका जो मात्रक हो गया वो कूलाम पर मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा बनाते हैं। मैं कह रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आप कहोगे कि साहब इन इस निकाय में उपस्थित कोई भी एक आवेश, इस निकाय में उपस्थित कोई भी एक आवेश, इस निकाय में उपस्थित कोई भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या कहोगे आप कहोगे कि इन दोनों निकायों में कोई भी एक आवेश और साहब उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूं। निकाय में उपस्थित कोई भी एक आवेश और उसके मध्य की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये परिभाषा कहाँ से बनी है, कैसे बनी है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दो डेरिवेशन शुरू होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं, कन्फर्म आते हैं और हमेशा आते रहे हैं। इस डाइपोल की वजह से इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस डाइपोल की वजह से इसके निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दो डेरिवेशन आएंगे जो आते ही आते हैं। देखिए मैं आपको पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा, बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा कि वो डेरिवेशन को बोर्ड में लिखते कैसे हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, आप उसे लिख लेंगे, आप उसे लिखेंगे। मैं आपको बिल्कुल नहीं रटवाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कोई चित्र बनता है तो उस चित्र को आप कैसे लिखते हैं, कैसे आपको लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हम अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, उसके बाद निरक्षीय पर देखेंगे। देखिए मैं चित्र बनाऊंगा और चित्र के बाद उस चित्र को कैसे लिखते हैं आपको ये बताऊंगा, बिल्कुल नहीं रटना पर समझना जरूर है। देखो मैं चित्र बना रहा हूं, -q +q। आपने यहां देखा, एक बात आप यहां नोट डाल के लिखिए, दिशा सदैव -q से +q की ओर होती है। आपने एक डाइपोल लिया -q +q, यहां ले रहे हैं क्योंकि वहां स्पेस नहीं था। आपने एक लिया -q, एक लिया +q, कोई दिक्कत नहीं। ये एक प्रकार का डाइपोल है, इसके बीच की दूरी है 2l। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर आप एक टेस्टिंग चार्ज ले रहे हो, आप एक टेस्टिंग चार्ज ले रहे हो जिस पर आपको अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपने ये कर लिया
और आर दूरी। अब देखिए कैसे लिखते हैं, मैं लिखवाता हूं आपको। सर्वप्रथम हमने एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया। जो कर रहे हो भाई साहब बस वो लिख दो। सर्वप्रथम हमने एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा। मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा। जिस टेस्टिंग चार्ज पर प्लस क्यू आवेश की वजह से लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। जिस टेस्टिंग चार्ज पर प्लस क्यू आवेश की वजह से लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, माइनस क्यू की वजह से लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। आइए चित्र बन गया है, इसे कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम हमने एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया, उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा। उस टेस्टिंग चार्ज यानी एकांक कल्पित आवेश, एकांक आवेश रखा। उस एकांक आवेश पर प्लस क्यू की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, उस पर माइनस क्यू की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा आगे, अब हम इसको ही कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र में ये बताया था कि दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप देखोगे कि प्लस क्यू की वजह से इस टेस्टिंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो उस ओर लगेगा, धक्का देगा, समान कैटेगरी का है। जब धक्का देगा तो आप पाओगे कि यहां से जो इस पर बल लगेगा फोर्स का, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ये माइनस क्यू है, इसका जो बल है इस ओर इसको धक्का मारेगा, यानी कि अपनी ओर खींचेगा। टेस्टिंग चार्ज Q0 को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस ओर लगेगा। E2 का जो फोर्स होगा इस ओर होगा, E1 का फोर्स जो होगा उस ओर होगा। ठीक है साहब। हाँ, एक बात और बहुत जरूरी बात है, ये दोनों आवेश केवल धनात्मक और ऋणात्मक हैं। दोनों आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हैं, बाकी ये दोनों आवेश बराबर हैं। ये आवेश केवल धनात्मक और ऋणात्मक हैं। मैं आपको बताऊं कि प्लस क्यू चूंकि इस टेस्टिंग चार्ज की पास में रखा है, इसकी वजह से E1 की जो तीव्रता होगी वो अधिक होगी। थोड़ा आप समझे कैसे। मैं कह रहा हूं सर कि E का हमने फॉर्मूला पढ़ा था F/Q0। पढ़ा था नहीं पढ़ा था आगे, मानते हो नहीं मानते हो? ठीक है, आइए थोड़ा आपको डेरिवेशन दिखाते हैं, फिर आप बहुत अच्छे से समझेंगे। E का फॉर्मूला हमने पढ़ा F/Q0। इसको जरा खोलते हैं, 1/4πE0। एफ ओ खोल रहे हैं सर, Q0 अपॉन Q0 अपॉन R²। इससे ये खत्म हो गया, ये बना 1/4πE0 Q/R²। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं यहाँ R का मान 2 रख दूं, R का मान 2 रख दूं, तो F R का मान 2 रख दूं तो E कितना आएगा? E आएगा जिसमें नीचे 4 का भाग जाएगा। ठीक है साहब, 4 का भाग जाएगा। मैंने मान लिया R का मान 3 रख दो, अब E जो आएगा उसमें 9 का भाग जाएगा। यानी कि R का मान जब 3 रखा तो R ने बताया कि साहब मैं ज्यादा दूर हूं, मैं टेस्टिंग चार्ज से ज्यादा दूर हूं, इसलिए मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम लगाऊंगा। 9 का भाग जाने से चीज कम ही तो होगी। कैसे साहब? मान लो 18 है, आपने 9 का भाग दिया तो 2 आया। मान लो 18 है, आपने 4 का भाग दिया तो 4 को 16 और 4.5 आया। ठीक है, तो ये मान ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब भी दूरी कम होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा लगेगी। बस मैं ही समझा रहा हूं आपको। अब हम इस डेरिवेशन को आगे देखते हैं। मैंने सब कुछ आपको बता दिया वो बिल्कुल कायदे से। आइए देखिए साहब, प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। E1 बराबर 1/4πE0 Q
आपको पहले ही बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला, एक बार और लिख दे रहा हूँ, ई बराबर, नहीं आप बोलोगे भाई कहाँ से आ गया, ठीक है सर, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए कि यहाँ से इसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसकी वजह से, अगर ये दूरी r है और इतनी दूरी l है, तो इतनी दूरी क्या हुई, इतनी दूरी क्या हुई, इतनी दूरी हुई r माइनस l। कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए अगर ये दूरी l है, ये पूरी दूरी r है, तो यहां से जब आप देखोगे तो ये दूरी कितनी हुई, r प्लस l, राइट है। अब मैं यहाँ फॉर्मूला में रखूंगा, E1 में निकाल रहा हूँ, यानी कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये रखा मैंने फॉर्मूला, वो आप वहां से टीप लीजिए। ये रखा मैंने Q रख दिया, R कितना है, R माइनस एल का होल स्क्वायर, राइट है। देखो R दूरी, दूरी ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। इसको भी मैं बताऊंगा आगे। दूसरा देखिए आप, माइनस Q के कारण प्लस Q0 पर Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E2 बराबर 1/4 पाई E0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दिखाया था शुरुआत में, दूरी R प्लस L होगी, R प्लस L होगी। अभी ये सब कुछ वायु में चल रहा है, जब माध्यम में चलेगा तो E0 के साथ K लगा देंगे, आगे दिखाएंगे। E2 आपका हो गया समीकरण 2। सबसे जरूरी बात, अब Q0 पर कुल Q0 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट है सर, राइट है। E बराबर E1 प्लस E2। बवाल यहीं से शुरू होगा, क्या कि E1 और E2 की दिशा क्या थी, E1 E2 की दिशा क्या थी बताओ जरा। E1 एक तो अधिक तीव्रता लगा रहा है क्योंकि दूरी कम है, पहले ही बताया मैंने दूरी वाला कंसेप्ट। E1 दूरी कम है, इसकी वजह से अधिक तीव्रता लगा रहा है। E2 दूरी ज्यादा है, इस वजह से कम तीव्रता लगा रहा है। इसके बावजूद भी E2 विपरीत दिशा में है, E2 इस दिशा में है, E1 इस दिशा में है और E2 इस दिशा में है। ये सर आपका E1 है और ये सर आपका E2 है। इन दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, इस वजह से जब आप टोटल तीव्रता निकालोगे तो वो E1 माइनस E2 होगी। जब आप समान दिशा में बल लगाते हो तो वो फोर्स जुड़ता है। जब आप समान दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाते हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ती है, पर जब आप विपरीत दिशा में फोर्स लगाते हो तो फोर्स घटता है। समझ रहे हो। मान लो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपके पास यहाँ एक 5 kg का पत्थर रखा हुआ है, आपका दोस्त इस साइड से फोर्स लगा रहा है, आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो। ये है पत्थर 5 kg का, आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो, दोस्त आपका इस साइड से लगा रहा है। आप भी 5 kg का फोर्स लगा रहे हो, ये 6 kg का फोर्स लगा रहा है, तो ये पत्थर इस साइड खिसकेगा, लेकिन 1 kg की फोर्स से, सॉरी 1 न्यूटन की फोर्स से। ये 1 न्यूटन की फोर्स से इस साइड खिसकेगा, जबकि बल खर्च कितना हुआ, बल खर्च तो गहरा हो गया ना, लेकिन टोटल निकला कितना उसका परिणाम 1, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। ये एक पत्थर है, यहाँ से भी 5 लगा, यहाँ से 6 लगा, एक ही दिशा में, तो ये पत्थर 11 की स्पीड से खिसकेगा। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में लग रहा है। सेम यहाँ भी वही हो रहा है। तो ये जब आगे निकलेगा तो E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि E2
विपरीत दिशा में है और तीव्रता भी कम है। और तीव्रता भी कम है। आइए अब हम इसके मान रखना शुरू करते हैं। E1 का मान था 1 अपॉन E2 का मान था ठीक है साहब। अब बस इसको सॉल्व करना है, जो कुछ आ जाएगा वही होगा आपका अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। जरा एक बार आप इतना देख लीजिए कि ये जो लिखा है, ये सेम सेम है सेम सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। ले लिया साहब कॉमन, 1/4 पाई E0, ठीक है, क्यू। कोई दिक्कत? देखो फिर से देख लो आप, 1/4 पाई 0 इंटू क्यूब, 1/4 पाई 0 इंटू क्यूब, सेम सेम है, कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ, 1/r-l का होल स्क्वायर, 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया r-l का होल स्क्वायर और ये हो गया r+l का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आपको बताता हूं मैं, अगर आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा है तो आप इसको ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, नंबर एक बात। नंबर दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर दो, इन दोनों चीज़ों को अभी इसमें यूज करेंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं। दूसरा, अब इसका आप इसमें भाग दोगे क्योंकि एलसीएम तो लेना आपको आता होगा, इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा एक का बड़ा होके, r+l का होल स्क्वायर, ये यहाँ पहुंच जाएगा -r-l का होल स्क्वायर। राइट है साहब। ये दो फॉर्मूले देखो मैं यहाँ नीचे लगा रहा हूँ, देखना आप, यहाँ मैंने खोला r² l² 2rl, माइनस का इसमें अंदर गुणा होगा -r² -rl² और प्लस 2rl। कैसे? देखो साहब, ये r² खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना आपको, r² प्लस l² माइनस 2rl, तो ये r² प्लस का था, माइनस का अंदर गुणा हुआ, -r² हो गया, l² प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। नीचे में ये वाली कंडीशन है, देखो रख रहा हूँ, ये स्क्वायर स्क्वायर है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, r-l r+l का होल स्क्वायर। नंबर कंडीशन एक से। कंडीशन दो कहती है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। चलिए, तो r² माइनस l² का होल स्क्वायर। देखो भाई, ये दो कंडीशन लिखी, उसको ही यहाँ लिखा, तो अब मैं ये यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इसको मिटा दूंगा। ठीक है सर, ये लिख रहा हूँ डायरेक्ट, r² माइनस l² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया सबको। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये मैंने सर हटा दिया। कोई दिक्कत? देखो, इससे ये खत्म। ऊपर जो आपका बचता है वो बचता है 4rl, नीचे ये बचता है r² माइनस l² का होल स्क्वायर। यदि ऐसा मान लिया जाए कि जो आपने इस डाइपोल के मध्य बिंदु से वो एकांक आवेश रखा था r दूरी पे, वो बहुत ज्यादा दूर है, r बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेस्टिंग होती रहती है, कभी पास होगी कभी दूर होगी, बहुत ज्यादा दूर है। तो बहुत ज्यादा दूर पर क्या होगा, यानी कि r ग्रेटर देन है l बहुत, l नगण्य हो जाएगा, कोई तुच्छ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है l का। इसको फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे यदि r ग्रेटर देन l है, तब हम करेंगे 4rl, ठीक है साहब, 4rl r स्क्वायर, l तो अपना 0 हो जाएगा क्योंकि r बहुत ज्यादा बड़ा है l से, और स्क्वायर 4rl
आर की पावर 4, कोई दिक्कत, आर से आर खत्म, 4l आर की पावर क्यू। ठीक है सर, देखिए यहां से हमने इन दोनों चीजों को कॉमन लिया था, आप देखेंगे कि इसको हमने कॉमन लिया था और हम ये सॉल्व करते आ रहे थे। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली जो एंटिटी है हमने कॉमन ले ली थी कॉमन, कहीं भी यूज किया था नहीं किया था, और ये सब कुछ सॉल्व कर रहे थे। आपको जैसे आप पेपर की कॉपी में लिखोगे तो आप इसको भी बगल में लिखते जाओगे, ये कॉमन ले लिया था ना, ये कॉमन लिया था, ये सब कुछ हम लोग लिख रहे हैं। अब इसको यूज ही नहीं किया, अब इसको यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन ले लिया था, पहले बता रहा हूँ। 1/4 पाई E0 और ऊपर Q, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए थे, P बराबर Q इंटू 2L, आए थे हाँ। इसमें अभी हम इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे, 4L लिखा हुआ है, 4L को मैंने लिखा 2 × 2L, लिख सकते हैं हाँ। Q है, Q लिख दिया, नीचे ये सब कुछ लिख दिया, 4 पाई E0 और RQ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या लिखोगे इसको, P, 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 इसको देखो, इसको P लिखेंगे, 2P अपॉन 4 पाई E0 इंटू RQ। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर। ये हो गया आपका अच्छी स्थिति पर। क्या हुआ, टू बी अपॉन RQ, ये है निर्वात में। यदि इसे माध्यम में रखा जाए तो ये जो E होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन RQ। और ये फाइनल आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार इसकी रिवाइज समरी दे दे रहा हूँ आपको बहुत जल्दी से, आप इसे देख लेंगे, फिर हमारी जो स्लाइड है हमने कवर की थी वो देखेंगे। देखिए साफ ध्यान से देखिए, सबसे पहले चित्र बनाना है। सबसे पहले एक डाइपोल लिया, डाइपोल के मध्य बिंदु से हमने आर दूरी पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा, ये देखिए आर दूरी पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा, फिर प्लस क्यू की वजह से तीव्रता E1 थी, माइनस क्यू की वजह से तीव्रता E2 थी। हमने कहा कि प्लस क्यू की वजह से जो लगने वाली तीव्रता है वो ए है। ये फॉर्मूला आपका हमने पहले ही बता चुके हैं, यही फॉर्मूला यहाँ हमने यूज किया है। नंबर 2, दूसरी स्लाइड पर हमने माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाली, ये E2 का फॉर्मूला लिखा, दूरी हमारी अब R प्लस एल हो चुकी थी, R प्लस एल का होल स्क्वायर किया, और अब हमने कहा टोटल तीव्रता निकालिए। टोटल तीव्रता में E1 माइनस E2 इस वजह से हुआ कि E1 बहुत अधिक तीव्रता लगा रहा है जबकि E2 कम तीव्रता लगा रहा है और विपरीत दिशा में भी है, इसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला लिखा। ये दोनों चीजें हमको कॉमन दिख रही थी तो हमने ये दोनों चीजें साफ कॉमन ले ली यहाँ पर, और बाकी का मटेरियल सॉल्व करने लगा। बाकी का मटेरियल हमने ये आपके सामने सॉल्व किया, और यहाँ पर बचा हमारा 4L RQ, जो कॉमन ले रखा था उस कॉमन टर्म को लिखा, इसको सॉल्व किया तो P बराबर Q इंटू 2L यहाँ पर लिखा, और ये हमारी आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर। ये मैंने आपको बताया कि अच्छी स्थिति पर तीव्रता है, यदि माध्यम रखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो ये आपका एक डेरिवेशन अच्छे से हो गया। शुरुआत में मैंने कितनी देर आपको समझाया था कि इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, तो आप वैसे इसकी भाषा लिख देना। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छी रेखा पर तीव्रता हो गई। अब आप समझेंगे कि इसकी माध्य का यानी समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्पष्ट शब्दों में कहें तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए अब हम वो देखते हैं।
अब आपको निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएंगे कि भाई निरक्षीय स्थिति पर कैसे होता है। ये आपको थोड़ा सा कठिन लगता होगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सोचें, रटें ना बिल्कुल भी। मैंने आज आपको एक भी परिभाषा नहीं रटाई, बता रहा हूँ बस कि साहब आप इस परिभाषा को ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, तो आप वैसे ही बनाएं। ये डेरिवेशन आप इसकी स्क्रीनशॉट खींचकर अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब हम वो समझते हैं। हाँ, तो माध्यिका लंब समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगा। सबसे पहले हम आपको चित्र बनाएंगे, दिखाएंगे, चित्र को लिखना सिखाएंगे। देखो हमने किया क्या, एक ये डाइपोल ले लिया, ठीक है। डाइपोल की दिशा -q + q, ठीक है। अभी अच्छी स्थिति पर ले रहे थे तो हमारा जो पॉइंट चार्ज था Q0 यहाँ रखा गया था। अब अच्छी स्थिति पर नहीं ले रहे हैं, मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति पर ले रहे हैं टेस्टिंग चार्ज, तो अब इस पर निकालेंगे, ठीक है सर। ये लीजिए, इसके बीच की दूरी 2l होती है, l ले लिया, राइट है। ये हम r दूरी पर निकालते हैं, r ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चित्र को कैसे लिखेंगे समझेंगे, वो बनाते हैं। इसको थोड़ा नीचे बनाकर, ये चित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में कम आता है, तो सबसे पहले ये चित्र आपको अच्छे से समझाता हूँ। -q + q, मध्य बिंदु r दूरी पर जो मैं निकाल रहा हूँ, r दूरी l और l, यहाँ रखा हुआ है आपका टेस्टिंग चार्ज, यानी कि एकांक धनावेश, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये यहाँ पर आपका रखा हुआ है। अब आप समझिए पूरी कहानी कैसे काम करती है। ये +q है, ये आपका टेस्टिंग चार्ज है Q0, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। क्या ऐसा भी होता है कि जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती है? पढ़ा था ना कि जिस दिशा में बल उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो थोड़ा बताओ हमें कि यदि ये +q है, ये +Q0 है, तो इसका जो बल है कुछ इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ये जो +q है, +Q0 को इस दिशा में फोर्स देगा कि नहीं देगा, बताइए आप। देखा, अगर इस दिशा में फोर्स लगेगा तो E भी इसी दिशा में लगेगा, ठीक है साहब। माना कि जो +q के कारण E लगा वो E1 है। आप इसे रटते थे, थोड़ा आज ध्यान से समझिए, लगेगा इस दिशा में, नहीं लगेगा। ये -q है, -q क्या करता था, अपनी ओर खींचता था, अपनी ओर खींचता था। खींचते हैं अपनी ओर, ठीक है साहब। ये किस ओर बल लग रहा है, इस ओर, इस ओर। कोई दिक्कत, अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। इसके कारण मैंने मान लिया जो फोर्स लग रहा है इस ओर लग रहा है, दिशा भी लगेगी इस ओर। मैंने माना कि इससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो E2 लग रही है, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया कि E1 का जो फोर्स है वो इस ओर लग रहा है, E2 का जो फोर्स है कुछ इस ओर लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है सर, लग रहा है। इसके परिणामी फोर्स कहाँ लगेगा। यदि आपने वेक्टर थोड़े भी पढ़े आराम तो आपको समझ में आ जाएगा, पर मैं वैसे भी समझा दूंगा। ये ऊपर लग रहा है तो ये इस ओर लग रहा है, तो इसका परिणामी हमेशा इस ओर लगेगा, इसका परिणामी हमेशा इस ओर लगेगा, इसका परिणामी E इस ओर लगेगा। समझ रहे हो आप, इसका परिणामी E इस ओर लगेगा, ठीक है। माना मैंने कि इसका परिणामी जो है E वो इस ओर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं मानता हूं कि +q से जब +Q0 पर ये आवेश ऊपर की ओर लगा तो ये किसी एंगल से लगा होगा। माना कि ये थीटा एंगल था, क्या था, थीटा एंगल था। इस ओर भी क्या है, एंगल थीटा है। अगर आपने थोड़ी भी कभी हाई स्कूल में ज्योमेट्री वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब ये लाइन ऐसे काटती है, अगर आपका ए एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा एकांतर कोण से। अगर ये थीटा है तो इसे भी आप थीटा बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए थीटा है ऊपर वाला तो आपका ये भी थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि साहब ये लाइन गौर से देखिए आप, ये है E1,
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बिल्कुल, लेकिन ध्यान से समझिए आप। ये लाइन आपको दिख रही है E1, बहुत बढ़िया। ये यहाँ दिख रहा है आपको एंगल थीटा। ठीक है साहब, मैंने आपको बताया कि कोई भी जब परिणामी बल लगता है तो कैसे लगता है। यदि दो लाइन ऐसी हैं तो परिणामी इस ओर होगा। अभी बताया आपको, यहां भी ऐसा हो रहा है कि ये इसका परिणामी है। एक बल इस ओर लग रहा है, एक ऊपर की ओर लग रहा है। मैंने बताया ना कि दो बल होते हैं, परिणामी बीच से निकल जाता है, तो इसमें यही हो रहा है। एक ऊपर की ओर लग रहा होगा, एक इस ओर लग रहा होगा। ठीक है, एक ऊपर की ओर, एक इस ओर। ठीक है, आप कह रहे हो कि ये थीटा है, इस ओर कितना लगेगा, इस ओर कितना लगेगा। अब अगर आपने थोड़ा भी समझा हुआ है कभी, तो आप देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये आधार होता है। ये क्या होता है, आधार होता है। ये क्या होता है, लंब होता है। जो भी थीटा के सामने की भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, जिस वजह से कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ आज। ठीक है, अब आप मुझे बताइए साहब, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। हाँ, cos थीटा में क्या आ रहा है, आधार आ रहा है। मैंने क्या बताया, थीटा से जो चिपकी हुई भुजा होती है वो आधार होती है। साइन में क्या आ रहा है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है। आइए, मैं क्या कह रहा हूं कि जो थीटा ये है, इस ओर जो बल लगाएगा, लगाएगा E1 cos थीटा। क्यों लगाएगा, क्योंकि जो थीटा से चिपकी हुई भुजा होती है वो कॉस की होती है। कॉस की होती है जो क्षैतिज वाली होती है। जो ऊर्ध्वाधर होती है वो साइन की होती है। अभी मैंने दिखाया आपको। इस ओर जो फोर्स लगेगा E1 साइन थीटा होगा। E1 साइन थीटा होगा। बहुत बढ़िया। इस वाले में देखते हैं। इस वाले में ये ऊपर का हिस्सा देख लिया, अब नीचे का हिस्सा देखते हैं। चलिए, ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं मैं। ये वाला हिस्सा, ये आप E1 वाला हिस्सा देख चुके हो। E1 वाला हिस्सा, अब मैं E2 वाला हिस्सा दिखा रहा हूं आपको। ये यहाँ फोर्स लग रहा है, ये यहाँ E2 लग रही है साहब। ठीक है, और ये है थीटा। थीटा वाली भुजा मुझे आप बताओगे क्या होती है। थीटा वाली जो भुजा होती है साहब, वो आप मुझे बताओगे कि क्या होती है। जरा सा एक डिस्क्रप्शन है, एक मिनट जस्ट। देखो कछु आई नहीं तो।